उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के भीतर अचानक से दिग्गज नेताओं के मेल मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। परस्पर धुर विरोधी नेता जब आपस में मिलते हैं तो संदेह पैदा हो जाता है। क्या ये मुलाकातें चुनाव के दृष्टिकोण का सही आकलन प्रस्तुत करने के लिए हो रही हैं? क्या विरोधी गुट की थाह लेने के लिए तमाम नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं, या कहें कि एक गुट के नेता दूसरे गुट की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं? क्या जीत का अनुभव इस बार होगा, और अगर बहुमत के करीब भारतीय जनता पार्टी पहुंचती है तो किस तरीके से संतुलन साधा जाएगा? क्या इस पर चर्चा हो रही है, या चर्चा इस बात पर हो रही है कि अगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाती है तो संगठन में कैसे बदलाव किए जाएंगे? वैसे जिन नेताओं की आपस में मुलाकातें हो रही हैं, उन नेताओं के ऊपर कई तरीके से भीतरघात के आरोप भी पार्टी के भीतर तमाम नेताओं ने लगाए हैं। पूरा मामला क्या है, पूरा प्रकरण क्या है, मैं विस्तार से बताने की आपको कोशिश करूंगा, लेकिन अपनी बात पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप तमाम सम्मानित दर्शकों से मेरा आग्रह है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। विधानसभा चुनाव परिणाम आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के भीतर हलचल जैसी मची हुई है। बीजेपी के तमाम धुर विरोधी नेता आपस में एक दूसरे के घर जाकर मेल मुलाकातों में व्यस्त हैं। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मतदान के बाद और परिणाम से पहले के खाली समय का ये नेता सदुपयोग कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं? ऐसा आमतौर पर राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच में होता नहीं है। तमाम विरोधी गुटों के नेता जब आपस में मिल रहे हैं तो बातचीत क्या हो रही है, तमाम दर्शक इस बात को जानना चाहते हैं। कोई भी नेता खुलकर यह बात बताने को तैयार नहीं है कि आखिर एक दूसरे से मेल मुलाकातों का ये जो दौर चल रहा है उसमें बातचीत क्या हो रही है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आमतौर पर बातचीत का हिस्सा हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये तमाम नेता यह आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी की स्थिति क्या रहने वाली है। 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे उसके लिए कौन कौन सी सीट ऐसी हैं जहां पर पार्टी जीत रही है, या कौन सी सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत खराब है। जाहिर सी बात है, आला कमान ने भी तमाम नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं और आला कमान के हो सकता है कहने पर ही थाह लेने की कोशिश पार्टी के दो दिग्गज कर रहे हों। जिन दो महत्वपूर्ण नेताओं को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तराखंड में जिम्मेदारी दी, हो सकता है उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के इशारे पर तमाम दूसरे नेताओं की बात को समझने की कोशिश की जा रही हो। जैसे मदन कौशिक और त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात हुई, दोनों के बीच में हो सकता है संभावनाओं पर चर्चा हुई हो, भीतरघात पर चर्चा हो सकता है हुई हो। ज्यादा संभावना इस बात की है कि यह चर्चा नहीं ही हुई होगी। इस बात पर जरूर चर्चा हुई होगी कि पार्टी ने किस तरीके का परफॉर्मेंस अपने अपने क्षेत्रों में किया है, या जहां जिसके समर्थक चुनाव लड़ रहे हैं उनकी क्या भूमिका है, उनकी क्या स्थिति 10 मार्च के बाद रहने वाली है। पुष्कर सिंह धामी साहब की मुलाकात त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी हुई। धामी साहब की मुलाकात पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से भी हुई। जाहिर सी बात है, पुष्कर सिंह धामी जब इन दोनों नेताओं से मुलाकात कर रहे थे तो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, धामी साहब से ज्यादा अनुभवी हैं, तो वो भी ये बात जानने की कोशिश में आतुर रहे होंगे कि इन दोनों बड़े नेताओं का आकलन चुनाव के दृष्टिकोण से क्या है। हो सकता है धामी और मदन कौशिक दोनों नेताओं ने निशंक और त्रिवेंद्र सिंह रावत से जो मुलाकात की है उसमें यह जानने की कोशिश की गई हो कि आखिर ये दोनों बड़े नेता क्या सोचते हैं, चुनाव को लेकर इनका क्या मत है। तमाम तरीके के जो आरोप अलग अलग दलों, अलग अलग धड़ों के लोग, धड़ों के प्रत्याशी लगा रहे हैं, उस पर इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। हालांकि आरोप तो खुद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर भी भीतरघात के लगे हैं, उस पर उन्होंने
टिप्पणी भी की है और कहा है पार्टी फोरम के बीच में, पार्टी फोरम में जो बात रखी जाएगी उस समय जो भी फैसला पार्टी का नेतृत्व लेगा वो देखा जाएगा। तो आखिर बात हो क्या रही होगी? अगर पार्टी नतीजों में बहुमत के करीब पहुंचती है तो क्या इस बात को लेकर चर्चा हो रही होगी कि कैसे संतुलन बनाया जाएगा, कैसे सरकार बनाई जाएगी, कैसे अगर छोटे दल के नेता चुनाव जीत कर आते हैं, विधायक प्रत्याशी जीत कर आते हैं, तो उनसे कैसे संतुलन साधा जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल और बीएसपी अगर चुनाव जीत जाती है तो कैसे संतुलन साधा जा सकता है, इस बात को लेकर भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बातचीत हो रही होगी। बीजेपी आश्वस्त है कि बहुमत के करीब वो पहुंच जाएगी, भले ही वो 60 पार का नारा दे रहे हों, लेकिन पार्टी के भीतर के तमाम कद्दावर नेता इस बात को कहने से गुरेज नहीं कर रहे हैं कि वो 40 के आसपास का आंकड़ा तो पार्टी छू लेगी। हालांकि इतनी जगह से भीतरघात की खबरें आई है कि कई नेता संकट में हैं, कई नेता संकोच में हैं कोई भी ऑफिशियल प्रतिक्रिया देने के लिए। वैसे चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि अगर पार्टी का प्रदर्शन चुनाव में अनुमान के मुताबिक नहीं रहता तो क्या होगा। कुछ वर्ग पार्टी के भीतर इस तरीके की बात कहते हैं कि संगठन के स्तर पर बड़े बदलाव की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि संगठन में बदलाव चुनाव होने से 6 महीने पहले ही किए गए थे। संगठन का मतलब प्रदेश अध्यक्ष की जो पूरी टीम होती है वो धामी साहब के मुख्यमंत्री बनते हुए ही परिवर्तन किए गए थे, क्योंकि उससे पहले बंशीधर भगत प्रदेश के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था और मदन कौशिक को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो संगठन को बेहतर तरीके से चलाएं। लेकिन अगर पार्टी हार जाती है तो किसकी कुर्सी जाएगी, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जाहिर सी बात है, अगर पार्टी हार जाती है, सरकार गई, मतलब पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम जो मंत्री हैं वो तो खारिज हो ही जाएंगे, लेकिन संगठन के स्तर पर भी क्या बदलाव होगा इसको लेकर भी कई जगह चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब इन नेताओं की आपस में मेल मुलाकातें आखिर किस दिशा में बढ़ेंगी, क्या क्या जानकारियां इन मेल मुलाकातों के बाद इकट्ठी हुई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी औपचारिक जानकारियां हैं जो दिल्ली दरबार तक पहुंचाई जाएंगी, और क्या इन जानकारियों के इकट्ठा करने के दौरान कुछ इस तरीके के समीकरण भी बने हैं कि कई नेताओं के बीच के दिल की दूरियां अब कम हो सकेंगी। खासतौर पर अगर हम मदन कौशिक और निशंक के बीच की तल्खी को देखें तो 10-15 वर्षों के बीच में यह तल्खी लगातार बढ़ती रही है और इतने कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में दोनों नेताओं को बात करते हुए नहीं देखा गया है। खबर इस तरीके की भी है कि मदन कौशिक के विधानसभा क्षेत्र में भी कई प्रकार से गड़बड़ियां हुई हैं। मदन कौशिक भले ही इस बात को खुलकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर इस तरीके की कयासबाजी भी बनी हुई है। रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। डोईवाला विधानसभा और हरिद्वार विधानसभा उसी संसदीय सीट का हिस्सा है। धर्मपुर भी उसी संसदीय सीट का हिस्सा है और ये वो क्षेत्र हैं जहां पर भीतरघात की भी कई तरीके की खबरें आई हैं। भीतरघात किसने किया इसका पता जब चुनाव परिणाम आ रहे होंगे तब पता चल जाएगा। जिस बूथ पर जिस प्रकार के नतीजे होंगे वहीं से अंदाजा लगेगा कि कहां के कार्यकर्ता ने काम किया है और कहां के कार्यकर्ता ने काम नहीं किया है। इसलिए यह बात हम 10 मार्च तक ही छोड़ देते हैं कि इसका पता कैसे चलेगा। वो 10 मार्च को पता चल जाएगा कि भीतरघात कहां कहां हुआ है। लेकिन यहां पर बात महत्वपूर्ण यह है कि जो हलचल भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पिछले एक हफ्ते से मचनी शुरू हुई है वो अब ऐसा लगता है चरम पर पहुंच गई है। वैसे धामी साहब आला कमान से मुलाकात करने के लिए दिल्ली दरबार में पहुंचे थे, लेकिन वहां पर उनकी किसी वरिष्ठ पदाधिकारी या वरिष्ठ नेता से मुलाकात नहीं हो पाई। जाहिर सी बात है, उत्तराखंड में तो चुनाव संपन्न हो चुका है, इसलिए उत्तराखंड के नेता फुर्सत से बैठे हुए हैं, लेकिन दिल्ली के नेता उत्तर प्रदेश चुनाव में और पंजाब चुनाव में व्यस्त है। पंजाब का भी चुनाव निपट चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में तमाम नेता व्यस्त हैं। वो बात अलग है कि उत्तराखंड के कई प्रभावशाली नेताओं को इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव की जिम्मेदारी नहीं दी गई। पार्टी ने
उत्तराखंड के नेताओं को इस बार ये जिम्मेदारी क्यों नहीं दी, इस पर भी सोचना होगा कि उत्तराखंड के छोटे प्रदेश में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े गुट हैं, इसलिए हो सकता है इनको यहीं पर रहने दिया जाए और उत्तर प्रदेश की कमान कुछ ऐसे दूसरे नेताओं के हाथ में सौंपी जाए जो वास्तव में गंभीरता के साथ यूपी में काम कर सकें। तो साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपसे दो आग्रह है हमेशा की तरह, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक पहुंचाइए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।